Hi everyone, I am your educator Anjali and I welcome you all to Arpita Sharma classes. This is a new series wherein we'll analyze previous year economics questions via quiz. Before starting the quiz, a small announcement. You can subscribe to Arpita Sharma classes for daily Hindu analysis, daily economics MCQ series, Indian polity classes, strategy related classes for UPSC CSE and much more. You can also join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease, and also Arpita ma'am is taking classes on Unacademy Plus. Use code Sharma20 to get flat 10% discount. Let's start the quiz. The question 1 goes as: supply of money remaining the same when there is an increase in demand for money, there will be. So your options are a fall in level of prices, an interest in the rate of interest, a, an increase in the rate of interest, a decrease in the rate of interest, and increase in the level of income and employment. Okay, so these are very basic concepts of economics of 11th and 12th, wherein you learn about supply and demand. तो अगर आपकी supply constant है, सेम रह रही है और इंक्रीज हो रही है डिमांड फॉर मनी की, तो क्या होगा? अगर अभी रीसेंट एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास सप्लाई कांस्टेंट थी मास्क की, कि मतलब अब बढ़ नहीं रही है सप्लाई, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है मास्क का, और एकदम से इंक्रीज हो गई थी डिमांड आउट ऑफ अदर थिंग्स की वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। उसके अलावा क्या हुआ था? प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, आई गेस, इफ दैट मेक्स सेंस। तो अगर सप्लाई ऑफ मनी सेम है तो मनी की प्राइस कैसे बढ़ती है? जब उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो द आंसर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डू टेल मी कितनों का आंसर सही था ये? Okay, so here comes the question number 2. The national income of a country for a given period is equal to the. तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 12th की मैक्रो में पढ़ा है हमने ये कि नेशनल इनकम एक गिवन पीरियड के लिए किस चीज के बराबर होगी? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, sum of total consumption and expenditure, investment expenditure, sum of personal income of all individuals, या money value of final goods and services produced. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना जवाब। सी, तो पहले यूपीएससी वालों ने जो की निकाली थी ना, उन्होंने कहा था कि आंसर ए होगा कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल्स, ठीक है। तो उन्होंने बाद में जब रिवाइज्ड की निकाली ना, तो उसमें उन्होंने दिया कि आंसर इज डी, कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे है वर्ड हमारे पास फाइनल, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम होती है that can be calculated by 3 methods: income method, expenditure method, value added method। तो अब यहाँ देखिए, जो सेकेंड ऑप्शन है सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो अगर एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास चीजें होनी चाहिए: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, चेंज इन स्टॉक्स। सिर्फ टोटल कंजम्पशन या टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम नहीं कहते। तो ये वाला तो हो गया आपका कट। थर्ड ऑप्शन जो है सम ऑफ पर्सनल इनकम्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, तो इनकम मेथड से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सिर्फ पर्सनल इनकम जो है इन सारे इंडिविजुअल्स की, ये तो हो गया ऑप्शन कट। अब आता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। यहाँ पे बाय द नेशनल्स जो लिखा है ना, ये सही नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए,
कि नेशनल इनकम जो होती है दैट इज NNPFC, इट इज द नेशनल प्रोडक्ट एंड इट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोडक्शन इन द नेशनल बाउंड्रीज, कि बाउंड्री इसे फिक्स नहीं करती कि कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ये नहीं मैटर करता है, ठीक है। इट इज नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एडेड विथ NFIA विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इकोनॉमिक टेरिटरी जो चीज है वो मैटर करती है, तो अब इकोनॉमिक टेरिटरी होती क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। तो इकोनॉमिक टेरिटरी जोग्राफिकल टेरिटरी होती है जो कि आपकी गवर्नमेंट जो है वहां के लोग गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली मूव कर रही हो। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी इज डिफाइंड टू कवर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एटसेट्रा लोकेटेड अब्रॉड। चाहे ये चीज अब्रॉड में लोकेटेड हो, लेकिन अगर ये इंडिया की उसमें आते हैं तो हम इन्हें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए माना जाएगा ये, बट एक्सक्लूडिंग दोज लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो इन सब चीजों को इकोनॉमिक टेरिटरी में देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि हमारी डोमेस्टिक जो है वहां क्या बाउंड हो रहा है, ये देखा जाता है कि हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी कहाँ कहाँ है और वहां की सारी इनकम ऐड की जाती है। Fishing vessels, oil and natural gas rigs, etc., operated by the residents in the international waters or other areas over the countries enjoy the exclusive rights or jurisdiction. तो ये सारी चीजें जो हैं ये आती हैं आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी में। अब अगर वापस देखें तो आप इनकम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों मेथड से कैलकुलेट करने के बाद आपका नेशनल इनकम सेम आएगा, और इसलिए जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है इन चारों में दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3। Which of the following organizations brings out the publication known as World Economic Outlook? चलिए, ये कौन सी पब्लिकेशन कौन पब्लिश करता है? ये द IMF, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और द वर्ल्ड बैंक। कंफ्यूजन हो सकती है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताइए। The answer would be the International Monetary Fund, the IMF. World Economic Outlook क्या होता है? It is a survey by IMF staff, usually published twice a year. एक साल में 2 बार पब्लिश की जाती है ये, और IMF के स्टाफ इसे पब्लिश करते हैं, एक सर्वे होता है। इट प्रेजेंट्स IMF स्टाफ इकोनॉमिस्ट एनालिसिस ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नियर एंड मीडियम टर्म, कि IMF के सारे स्टाफ इकोनॉमिस्ट एनालाइज करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है। द टाइटल फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज अप्रैल 2020 द ग्रेट लॉकडाउन। तो ये अभी आ चुका है ये रिपोर्ट, एंड एक्चुअली आई हैव सीन इट एज वेल। मैंने इसकी लिंक भी दे दी है, अगर आप टेलीग्राम का चैनल फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको ये लिंक्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। The World Economic Outlook is an IMF report that provides analysis and forecast of economic developments and policies in its member countries, कि इसकी member countries में क्या policies हुई हैं, क्या economic developments हुई हैं, ठीक है। और यही बताता है कि क्या uncertainties या क्या risks हैं जो कि इसकी member countries को threaten कर रहे हैं उनकी growth को। Okay, so moving on to the next question. To obtain full benefits of demographic dividend, what should India do? Full benefit उठा सके dividend का, demographic dividend का, इंडिया को क्या करना चाहिए उसके लिए? Introducing more social security schemes, reducing infant mortality rate, promoting skill development, privatization of higher education. सबसे पहले तो privatization of higher education का तो I don't think so कि कोई ज़्यादा लेना देना है demographic dividend से, तो ये ऑप्शन तो आप ऑड वन आउट में से आउट कर दीजिए। इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी हो सकता है, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हो सकता है, प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है। जल्दी जल्दी गेस करिए आंसर। द आंसर विल बी प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट।
So what is demographic dividend? Demographic dividend refers to the growth in an economy that is resultant effect of a change in the age structure of a country's population. डेमोग्राफिक की बात कर रहे हैं तो एज स्ट्रक्चर से तो लेना देना है ही और पॉपुलेशन से लेना देना है. तो प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट जो कि हमारे 12th 5-year प्लान का गोल भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, will help India reap its benefit because a skilled younger population, हमारी पॉपुलेशन कौन सी होनी चाहिए, स्किल्ड भी होनी चाहिए, यंगर भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होगी और एम्प्लॉयबिलिटी से ही अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in others because एक साल में इंडिया में ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस जो थी, गरीबी रेखा जो थी, कुछ स्टेट्स में ऊपर थी, कुछ स्टेट्स में नीचे थी. इसका क्या कारण है? पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर एक स्टेट में अलग रेट होती है गरीबी की. प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, या क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. क्या जवाब होगा इसका? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्वालिटी हर स्टेट में अलग होने से इस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट हर स्टेट के प्रोडक्ट से फर्क पड़ेगा, या प्राइस लेवल्स वेरी करते हैं हर स्टेट में? ओके, सो द आंसर इज प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. These poverty lines would vary from state to state because of interstate price differentials. अब as it was quoted in 2011-2012 की प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट, उसमें ऐसे कहा गया था कि रूरल एरियाज because for rural areas the national poverty line using the तेंदुलकर methodology, ठीक है, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी फॉलो करने के बाद नेशनल पॉवर्टी लाइन जो थी वो एस्टिमेट करी गई थी 816 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ पे एंड 1000 रुपीज पर कैपिटा फॉर अर्बन एरियाज. रूरल एरियाज के लिए कितनी? 816 रुपए पर मंथ और पर कैपिटा पर मंथ और ₹1000 पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज. तो अगर 5 लोगों का परिवार है तो ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वुड अमाउंट टू ₹4080 पर मंथ इन रूरल एरियाज में ये सेट किया गया था एंड 5000 पर मंथ इन अर्बन एरियाज. These poverty lines would vary from state to state because of interstate price differentials. ये जो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है यही इसकी जस्टिफिकेशन है कि हर एक स्टेट में जो है प्राइस लेवल्स डिफरेंट होते हैं. एंड और जो तेंदुलकर मेथोडोलॉजी है उसमें आप ये कह सकते हैं कि सुरेश तेंदुलकर ने, जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसे तेंदुलकर कमेटी भी कहते हैं, in 2005 to review methodology of estimation of poverty has submitted its recommendations in December 2009. Okay, now next question. Which of the following is issued by the registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be a part of the Indian stock market without registering themselves directly? तो इनमें से कौन सी चीज को इशू करके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट के पार्ट हो सकते हैं विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली? बिना रजिस्टर किए वो इंडियन स्टॉक मार्केट का पार्ट हो सकते हैं. इनमें से कौन सी चीज को इशू करके? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट या पार्टिसिपेटरी नोट. अच्छा, तो ये सब में से ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है. तो आंसर्स बताओ. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉर शॉर्ट टर्म. आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर इन द वीडियो. चलो चलो जल्दी गैस करो गाइस. द आंसर विल बी पार्टिसिपेटरी नोट. तो P notes or participatory notes are overseas derivative instruments that have Indian stocks as their underlying assets. They allow foreign investors to buy stocks listed on Indian exchange without being registered. तो participatory notes जो हैं ये foreign investors को जो Indian stock exchange पे listed stock या securities हैं वो भी खरीदने की इजाजत देते हैं बिना उन पे register किए हुए. The instrument gained popularity as foreign institutional investors FIIs to avoid the formalities of registering and to remain anonymous started betting on stocks through this route.
अच्छा देखो, इसमें फायदा क्या हो रहा है कि आपको मतलब ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई थी, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज के थ्रू गो थ्रू नहीं करना पड़ता, एंड आप अपनी पहचान अनोनिमस बनाए रख सकते हैं, गुप्त रख सकते हैं इन शॉर्ट. ओके. So the term money market, according to the Reserve Bank of India, is used to define a market where short-term financial assets are traded. तो हमारे जो assets हैं वो short term जब हम use करते हैं, जहाँ पे भी हम करते हैं stock exchange में, तो वो money market के अंदर आता है. These assets are a near substitute for money. ठीक है, इसलिए इसे मनी मार्केट कहते हैं, क्योंकि हम जितना भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो हम एज बहुत ही ज्यादा लिक्विड रहती हैं ये, तो एंड दे एड इन द मनी एक्सचेंज कैरिड आउट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, सो एसेंशियली द मनी मार्केट इज एन apparatus which facilitates the lending and borrowing of short term funds. कि ये एक ऐसी apparatus है, ऐसी सेटिंग है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म फंड्स को बोरो कर सकते हैं एंड लेंड कर सकते हैं, विच आर यूजुअली फॉर ड्यूरेशन ऑफ अंडर अ ईयर, 1 साल से कम की ड्यूरेशन है. ठीक है, जब जहां पे आप डील कर सकते हैं इसमें, इसलिए शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम. शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड एंड हाई लिक्विडिटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट. ठीक है, इसका सबसे ज्यादा फेमस फीचर ये है कि एक तो मेच्योरिटी पीरियड बहुत शॉर्ट है. मेच्योरिटी पीरियड मतलब कि जब मेरे को इंटरेस्ट के साथ मेरा अमाउंट मिलेगा. ठीक है, एंड हाई लिक्विडिटी. हाई लिक्विडिटी इज कितनी जल्दी मैं अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कितनी जल्दी मैं प्रोमिसरी नोट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या इन चीजों को कितनी जल्दी मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ कैश में. ठीक है, दैट इज द लिक्विडिटी फीचर. Institutions like commercial banks, non-banking finance companies and acceptance houses are the components which make up the money market. तो इन तीनों को, चारों को मिला करके money market बनती है. Now, अब हमने जो options में पढ़े थे ना, certificate of deposit and commercial paper, that is the whole reason कि I'm explaining them. A certificate of deposit or CD functions as a deposit receipt for money which is deposited with a financial organization or a bank. तो एक CD क्या होता है? एक deposit receipt होता है मनी के लिए, जो कि एक financial ऑर्गेनाइजेशन के पास डिपॉजिटेड होता है. इनका टाइम स्पैन कितना होता है? 7 days से 1 year तक ये हो सकते हैं. However, bank issue certificates of deposits for durations ranging from 3 months to 6 months to 12 months. कि मतलब 3 महीने के लिए आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू हो सकता है, 6 महीने के लिए हो सकता है, 12 महीने के लिए हो सकता है. एंड दे कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, जो कि ऑब्वियसली माइनर्स को नहीं इशू कर सकते. ये ट्रस्ट कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, एसोसिएशंस, फंड्स एटसेट्रा, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस एटसेट्रा, इनको इशू किए जा सकते हैं. नाउ व्हाट इज कमर्शियल पेपर? Commercial paper is a short-term unsecured promissory note. Promissory note is nothing but जैसे कि आप किसी को प्रॉमिस करते हैं, दैट इज promissory note कि मैं आई विल पे यू दिस अमाउंट ऑन दिस डेट एंड हियर इट इज द नोट एंड दैट इज ऑल ऑफिशियल. तो that is promissory note. Negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period. कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 3 months का बोला है कि 3 months बाद आना और आप ये पेपर रख लो, 3 months बाद आना और आप मुझसे कैश ले जाना जितना अमाउंट है. तो ऐसा होता है कि जिसके पास ये नोट होगा, जो भी इस नोट का होल्डर होगा, नेगोशिएबल होने का क्या मतलब है कि जो जिसके पास भी ये नोट होगा पैसे उसको मिल जाएंगे. इसके नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो होती है जो कि इट डजंट डिपेंड ऑन किसके पास है बट किसके नाम पे है. और कमर्शियल पेपर इज लाइक नेमलेस, उसमें आपके नाम की वो नहीं होती एंड जिसके पास होगा उसे वो पैसे मिल जाएंगे. इट हैज यूजुअली अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year. ठीक है, 1 साल तक के अंदर तक के आप कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं. इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि 1000 रुपए का, मैं बहुत छोटी टर्म बता रही हूँ, 1000 रुपए का कमर्शियल पेपर है, तो हम जब उसे इशू करते हैं ना, तो हम सामने वाले को वो 900 में दे देते हैं, विच इज सोल्ड एट डिस्काउंट. और उसके बाद वो मुझे 900 दे देता है, मैं उसे वो पेपर दे देती हूँ, कमर्शियल पेपर. और जब वो रिडीम करने के लिए आता है, जब वो 15 दिन का अगर मेच्योरिटी पीरियड है, तो 15 दिन बाद जब वो आता है तो ही गिव्स मी दैट नोट बैक एंड मैं उसको पूरे 1000 रुपए देती हूँ. तो इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार का ये मतलब है. Now coming to the next question. The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus if any paid to the farmer plus. तो जो economic cost है food grains की,
ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, एफसीआई को, उसमें क्या क्या इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, बोनस, और एक और चीज होती है या दो और चीजें होती हैं या कितनी भी और चीजें होती हैं वो आप गेस करेंगे, टू द फार्मर्स प्लस। तो प्लस के बाद इनमें से कौन सी चीज प्लस होती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, procurement incidentals and distribution cost, procurement incidentals and charges for godowns. So what will be the answer, guys? Write down in the comment section. The answer will be procurement incidentals and distribution cost. तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट से बनती है इकोनॉमिक कॉस्ट, जिनका पहले का नाम है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके अंदर सेंट्रल बोनस भी आता है अगर मिलना होता है तो, एज द प्राइस पेड टू द फार्मर्स, एंड प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स एंड द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एमएसपी, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन चीजों को ऐड करके इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स बनती है। अब प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स होते क्या है? प्रोक्योर करने की और कॉस्ट, किसी चीज को इनिशियली खरीदने की कॉस्ट इज नोन एज procurement cost. The procurement incidentals are initial cost, मतलब शुरुआती खर्चे incurred during procurement of food grains. और जो distribution cost है वो कौन सी cost होंगी? include freight, handling charges, storage costs, godowns, losses during transit, ये सारा जो loss होगा, जो किराया होगा, जो store करने का खर्चा होगा godowns में और handle करने का उन्हें, that all will be considered in the distribution cost. Coming to the next question. Most of India's, consider the following statements. Most of India's external debt is owned by the governmental entities. All of India's external debt is denominated in US dollars. तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल डेट जो है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सारा जो है गवर्नमेंट एंटिटीज ने लिया हुआ है, और दूसरा जो है कह रहा है वो कि हमारा जितना भी एक्सटर्नल डेट है वो सारा यूएस डॉलर्स में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इज करेक्ट? इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? या क्या हमारा सारा जो एक्सटर्नल डेट है वो गवर्नमेंट एंटिटीज ने लिया हुआ है, या क्या सारा एक्सटर्नल डेट यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड है? 1 only, 2 only, both 1 and 2 are correct, or neither 1 and 2 nor 1 nor 2? So the answer is neither 1 nor 2. तो कमर्शियल बोरोइंग्स जो है वो आपकी लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडियाज की एक्सटर्नल डेट का, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट एंटिटीज। इट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो सबसे ज्यादा बड़ा शेयर है जिनका, ठीक है, एंड देन कम्स एनआरआई डिपॉजिट और उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है। तो सारा गवर्नमेंट एंटिटीज ने नहीं लिया हुआ, हेंस स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 ये रही हमारी, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, दिस इज रॉन्ग। Now, second statement is US dollar denominated debt is the largest component of India's external debt, followed by Indian rupee, SDR, yen and euro. Hence, statement 2 is not correct. अब इसमें क्या लिखा था कि सिर्फ US डॉलर्स में, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट, बट जबकि वो एक्सटर्नल जो यूएस डॉलर है वो सबसे बड़ा शेयर जरूर होल्ड करते हैं एक्सटर्नल डेट में, बट और भी चीजों में है जैसे कि इंडियन रुपीज, एसडीआर, येन, यूरो, इन सब करेंसीज में भी है। तो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is in correct order in terms of its incorporation? तो ये आ गए plans guys, economic plans, Bombay plan, Gandhian plan, People's plan, Sarvodaya plan. What is the answer? People's plan, Sarvodaya plan, Bombay plan, Gandhian plan, या C ऑप्शन आपका सर्वोदया प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान। डी ऑप्शन आपका गांधीयन प्लान, सर्वोदया प्लान, बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान। इन चारों में से कौन सी पहले प्लान हुई थी, कौन सी बाद में प्लान हुई थी, बताइए। ओके, आई गिव यू 1 minute टू गेस, मोर लाइक 10 seconds टू गेस। बॉम्बे प्लान कब आया था, सर्वोदया प्लान कब आया था, गांधीयन प्लान कब आया था और पीपल्स प्लान कब आया था, और फिर इनका करेक्ट ऑर्डर कौन सा है इन सब में से। सो द करेक्ट ऑर्डर in terms of their incorporation is option A, which is बॉम्बे प्लान पहले आया था, फिर गांधीयन प्लान आया था, फिर पीपल्स प्लान आया था, फिर सर्वोदया प्लान आया था। ओके,
दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ बॉम्बे प्लान जो था इट वॉज प्रेजेंटेड बाय 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ठीक है, ऑफ बॉम्बे. पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, AD श्रॉफ, अद्वैशीर दलाल एंड जॉन मिठाई इन 1944. तो हम देखेंगे क्या 8 हैं लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे. तो बी भी 8 जैसा दिखता है और 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के, और ये आया कब था 1944 में, जिसमें कि 4 + 4 भी 8 होता है. तो आप इस तरीके से घात कर सकते हैं इफ दैट इज बेनिफिशियल टू यू. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था प्लान का कि हम डबल कर सके अपनी आउटपुट को एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एंड 5-fold ग्रोथ कर सके इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन 15 ईयर्स. तो बॉम्बे प्लान को ना आप 15-year इकोनॉमिक प्लान भी कह सकते हैं. इसमें था कि स्टेट इंटरवेंशन जो है वो बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. सो द नेक्स्ट प्लान इज गांधीयन प्लान. तो गांधीयन प्लान जो था वो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने फॉर्मुलेट किया था इन 1944 में, ठीक है, गांधीयन प्लान. नाउ the plan articulated a decentralized economic structure for India with self-contained villages. अब self-contained villages का मतलब क्या था कि इस प्लान ने ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी एग्रीकल्चर पे, कि एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए, एग्रीकल्चर हमें इतना होना चाहिए कि हमारी जो गांव है वो खुद पे आश्रित हो, किसी और पे आश्रित ना हो, और विलेजेस जो हो वो सेल्फ सफिशिएंट हो. और अगर इंडस्ट्रीज की भी बात हो तो इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात हुई थी. नाउ People's Plan, the third plan in the list is People's Plan. In 1945, yet another plan was formulated by the radical humanist leader M.N. Roy. तो People Plan किसने दिया था? M.N. Roy ने, ठीक है, in 1945. एंड ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमिटी. इस टाइम पे ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का रिकंस्ट्रक्शन कमिटी बना था इंडियन ट्रेड यूनियन का, दैट इज उसके वो चेयरमैन थे. द प्लान was based on Marxist socialism and advocated the need of people providing the people with basic necessities of life. इस प्लान में क्या था? देखो, पीपल प्लान की बात हो रही है ना, तो पीपल प्लान में लोगों के लिए बात हो रही है, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिलनी चाहिए, ये था इस प्लान का मकसद, ठीक है. एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बोथ वर इक्वली हाईलाइटेड बाय द प्लान. इसमें मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की भी बात हो रही है गाइस, दैट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स, जो जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है. और मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कैपिटलिस्ट को डिस्प्लेस कर देगा, कैपिटलिस्ट थ्योरी को डिस्प्लेस करेगा. नाउ और इसका ऑब्जेक्टिव था बेसिक मीटिंग इमीडिएट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. नाउ नेक्स्ट प्लान इज सर्वोदया प्लान. सर्वोदया प्लान आफ्टर द रिपोर्ट्स ऑफ NPC National Planning Committee were published and the government was set to go for the 5-year plans. ठीक है, इस सर्वोदय प्लान के बाद 5-year plans आए थे, ठीक है. A lone blueprint for the planned development of India was formulated by the famous socialist leader जय प्रकाश नारायण. तो सर्वोदया प्लान जो था 5 साल के गवर्नमेंट ने जब अप्रूव कर दिया था उसके टाइम का था, तो it was like published in January 1950. इसके बाद आपके 5-year plans आ गए थे and it was formulated by जय प्रकाश नारायण. Now the next question and the last question, in the context of Indian economy, which of the following is or are correct? Purposes of statutory reserve requirements. Statutory reserve requirements कल वाली क्विज में भी मैंने बताई थी. SLR ही आपकी statutory reserve requirement है. Statutory SLR is statutory liquidity ratio. Now इसका कौन से जो है, this is very easy, not very tough. To enable the central bank to control the amount of advances the bank can create, कि central bank ऐसा चाहती है कि वो कंट्रोल कर सके कितना बैंक जो है वो एडवांस या लोन दे सके. To make people's deposit with the bank safe and liquid. कल की क्लास अगर ध्यान से देखी होगी क्विज वाली, तो उसमें मैंने बताया था SLR के सारे जो थे यूजर्स पर्पसेस. तो पीपल का डिपॉजिट जो है सेफ रह सके बैंक में और लिक्विड हो, अगर कोई सडनली आ जाए तो उन्हें वो बैंक दे सके, या तो ये है. To prevent the commercial bank from making excessive profit, this makes no sense to me. Why would RBI want कि भैया कोई कमर्शियल बैंक जो है वो एक्सेसिव प्रॉफिट ना कमाए, ऐसा क्यों चाहेगी किसी भी देश की सेंट्रल बैंक? तो दिस इज आउट फ्रॉम द ऑड वन आउट.
to force the banks to have sufficient vault cash to meet their day to day requirements. अगर उनको sufficient vault cash देना है, ठीक है, तो भी हम force क्यों करेंगे उन्हें? So as per me, the answer would be 1 and 2 only are correct, which means ताकि central bank जो है वो control कर सके कितना एडवांस जो है बैंक्स क्रिएट कर सके. दिस विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, कि अगर मार्केट में पैसा कम है या मार्केट में मंदी आ रही है तब वो चाहती है कि ज्यादा एडवांसेस दे, तो वो एसएलआर कम कर लेगी. एंड टू मेक पीपल्स डिपॉजिट सेफ विद द बैंक, कि अगर कुछ भी है तो एक अमाउंट 1% कम से कम लोगों की जो डिपॉजिट है वो सेफ हो सके. तो 1 and 2 आर करेक्ट. दिस एंड दिस आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. Now that the quiz is over, I hope you all scored well, and even if you didn't, we'll try tomorrow with a bit more zeal. So now, the bonus topic for the day is Human Development Index, HDI. HDI emphasizes that people and their capability should be ultimate criteria. ठीक है, क्या criteria होना चाहिए? लोग और उनकी capability. यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की और उनकी कैपेबिलिटीज की बात हो रही है. फॉर असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड नॉट द इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन. मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ये नहीं मानना चाहिए किसी भी देश का आकलन करने के लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो डेवलप नहीं हो रही है कंट्री. वहां के लोगों और लोगों की कैपेबिलिटीज को देखना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए. एचडीआई क्या है? एचडीआई एक पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, जो कि कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी. देख लीजिए, क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं यूपीएससी में. तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. और अभी दिसंबर में ये आया था कि इंडिया वाज रैंक्ड 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज ऑन द 29 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंप्रूविंग फ्रॉम 130th पोजीशन इन 2018. एक पोजीशन से इंप्रूव हो गई है इंडिया. पिछली 2018 में 130वीं पोजीशन थी, 2019 में 129वीं है. नॉर्वे जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे था, स्विट्जरलैंड जो है वो सेकंड पोजीशन पे था, आयरलैंड जो था वो थर्ड पोजीशन पे था. ऑक्यूपाइड टॉप 3 पोजीशंस इन दैट ऑर्डर, कि वहां के लोग और उनकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो बहुत सही है. नाउ HDI measures average achievement of a country in a 3 basic dimensions of human development. Human development चेक करने के लिए 3 dimensions हैं HDI के पास, that is a long and healthy life, एक्सेस टू नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एक कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कितनी हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं, कौन कितना एजुकेटेड है, कितना नॉलेज के तरफ एक्सेस है और कितना डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका. It is a statistical tool used to measure a country's overall achievement in its social and economic dimensions. Social और economic dimensions में से देखा जाए कि कैसे एक ये स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे कि हम मेजर करते हैं कि एक कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट कैसी है सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस में. फिर सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या होते हैं? दे आर बेस्ड ऑन हेल्थ ऑफ द पीपल, कि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, उनके लेवल ऑफ एजुकेशन कितनी मिल रही है, उन्हें कितना एवरेज कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं उस कंट्री के, एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो मेंटेन कर पा रहे हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसके और भी पार्ट्स हैं. The other indices that form the part of 2019 report are Inequality Adjusted Human Development Index, IHDI, Gender Development Index, Gender Inequality Index, and Multidimensional Poverty Index. If you want to know more about all these indexes, do comment below. I will add that to the next bonus topic. So now that we shall end this class on a very happy and motivated note, that is every bit of your goal, every bit of your soul to reach that one big goal, UPSC 2020. Happy learning!